नॉर्थ सेंट्रल रेलवे आगरा डिवीजन के द्वारा 22 जून 2024 को जेईपी में 20% डिपार्टमेंटल कोटा एग्जाम के लिए पेपर लिया गया। इसमें कुल 110 प्रश्न पूछे गए थे और जिनमें से 100 प्रश्न सॉल्व करने थे। इस प्रश्न पत्र में एक खास बात यह थी कि ये सभी प्रश्न प्रमोशन कोटा के लिए पूछे गए हैं, जो डिपार्टमेंटल कोटा होता है, यानी कि प्रमोशन कोटा के लिए पूछे गए। अर्थात इनमें प्रश्नों को पूछते समय एग्जामिनर इस बात का ध्यान रखा होगा कि वो सामान्य स्तर तक के ही प्रश्न पूछे जाएं, क्योंकि डिपार्टमेंटल कोटा में पूछे गए प्रश्न सामान्यतः सामान्य स्तर के होते हैं और प्रश्न में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखी जाती है। इसी उद्देश्य को देखते हुए हम भी प्रश्नों को उसी रूप में सॉल्व करेंगे और प्रश्नों में विशेष कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट नहीं करेंगे और उसका सामान्य जवाब ही ढूंढेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पहले सवाल से। अ स्टैंडर्ड हाइट ऑफ न्यू 60 केजी रेल, एक नई 60 केजी रेल की मानक ऊंचाई कितनी होती है? तो यह मानक ऊंचाई होती है 172 मिलीमीटर। सवाल दूसरा है, परमिसिबल स्पीड ऑफ 1 in 8.5 टर्नआउट। अगर इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी अगर न ढूंढें तो सामान्य तौर पर जो परमिसिबल स्पीड ऑन 1.8 टर्नआउट होती है उसे हम 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हम मान सकते हैं। अगर इसमें हमने थोड़ी कम्प्लेक्सिटी की हुई होती तो हम ये कह सकते थे कि अगर ये सिमेट्रिकल स्प्लिट हुआ होता तो उस कंडीशन में 1.8 टर्नआउट में 30 kmph का हो सकता था। प्रश्न संख्या 3, परसेंटेज टेस्ट चेक ऑफ एडियन ऑन बैलास्ट। एडियन के द्वारा जो बैलास्ट की टेस्ट चेक होती है वो 100% की जाती है, तो इसका सही जवाब है सी। व्हाट इज एन LWR? अगर आप ये चारों ऑप्शंस को अगर पढ़ेंगे तो आपको इसमें क्लैरिटी समझ में आ जाएगी कि जो दूसरा ऑप्शन है, अ वेल्डेड रेल द सेंट्रल पार्ट ऑफ विच डज नॉट अंडरगो एनी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन, तो इसका आंसर बी इसका एक सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रीक्वेंसी ऑफ फुट इंस्पेक्शन फॉर होल सेक्शन इंक्लूडिंग यार्ड्स एंड लूप लाइन्स बाय सेक्शनल JE/SSC इन सेक्शन विद स्पीड ग्रेटर देन 110 kmph। तो वैसे भी आप याद रखें कि 110 kmph से ऊपर वाले गति वाले मार्गों पर सेक्शनल JE/SSC को ट्रॉली इंस्पेक्शन करने की अनुमति नहीं है, सिर्फ फुट इंस्पेक्शन करने की अनुमति है और जिसकी बारंबारता होती है 15 दिन में एक बार। प्रश्न संख्या 6, द टॉप टेबल ऑफ द गार्ड रेल शुड नॉट बी लोअर देन दैट ऑफ द रनिंग रेल बाई मोर देन। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि रेल की शीर्ष जो टॉप होता है और जो चालू रेल और रनिंग रेल जो उसमें गार्ड रेल होती है उन दोनों के बीच में हेड के डिफरेंस के बीच में 25 mm से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, तो इसका सही जवाब है 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रेल इंड शैल नॉट बी कट बाई। सामान्य सवाल है कि रेल इंड को किस चीज़ से कट नहीं किया जाना चाहिए। तो इन डे टू डे वर्किंग लाइफ में हम रेलों को सॉ मशीन से कट करते हैं, एब्रेजिव डिस्क कटर से करते हैं, फ्लेम कटिंग से नहीं करते हैं। फ्लेम कटिंग से हम स्पेशली बकलिंग वगैरह के केस में या जो स्पेयर्ड रेल होती है, डिफेक्टिव रेल्स होती है, उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्मल सवाल है इसलिए हम फ्लेम कटिंग इसका जवाब सही मानेंगे। जॉगल फिश प्लेट विद फार इन बोल्ट शैल बी प्रोवाइडेड ऑन 80 बेल्ट विच हैव अंडरटेकन ट्रैफिक इक्वल टू और मोर देन हाउ मच % ऑफ द स्टिपुलेटेड फटीग लाइफ ऑफ द रेल। तो ये एक बहुत फेमस सवाल है कि अगर रेलों की 50% लाइफ अगर पूरी हो जाती है तो फॉर द प्रोटेक्शन करने के लिए उन 80 बेल्ट को जॉगल फेस प्लेट कर दिया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ये 50%। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन सर्विस पेंटिंग यानी मेंटेनेंस पेंटिंग ऑफ थर्मिट बेल्ट शुड बी कैरिड एज पर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इन एरिया नॉट प्रोन टू कोरिजन। यानी कि थर्मिट वेल्ड की सर्विस पेंटिंग किस आवृत्ति में की जाती है जहां जंग लगने का खतरा नहीं है। तो नॉन कोरोजन में ये 4 साल में एक बार पेंटिंग की जानी चाहिए। द स्टिपेट परमिटेड ग्रेड फॉर LWR और CWR शैल बी। तो यहाँ पर परमिटेड ग्रेड जो दिया हुआ है कि स्टीपेस्ट परमिटेड ग्रेड LWR CWR का वो 1 in 100 से स्टीपेस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। एक्चुअली में ऑप्शन सी भी प्रिंटिंग में दिया हुआ है, तो मे भी शायद एग्जामिनर यहाँ पर इसे हिंदी में किसी ने इसमें कट करके लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ एग्जाम में इसे चेंज करा दिया गया हो। अदरवाइज ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ही सही माने जाएंगे क्योंकि दोनों में एक समान आंसर दिए गए हैं। द सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड बाय। कर्व में सुपर एलिवेशन देने के लिए हमेशा ही आउटर रेल को उठाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा आउटर रेल।
क्वेश्चन नंबर 12, वर्साइन ऑफ कर्व इज मेजर्ड ऑन द कॉर्ड ऑफ। यहाँ कर्व का मतलब हम सामान्य कर्व को समझें तो वहाँ पर 10-10 मीटर पर स्टेशन बने हुए होते हैं, तो कॉर्ड जो बना लिया जाता है वो 20 मीटर का कॉर्ड इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, टो लोड ऑफ इलास्टिक रेल क्लिप शुड बी मेजर्ड ऑन 1% ऑफ ERC रैंडमली ऑन एवरी डैश स्लीपर। तो सामान्य केस में हम प्रत्येक 100 स्लीपरों में एक स्लीपर हम चुनते हैं, तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 स्लीपर। क्वेश्चन नंबर 14, वर्क ऑफ लिफ्टिंग और लोअरिंग ऑफ ट्रैक शैल बी कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ। एक वैसे भी आप ध्यान रखें कि जितने भी सेफ्टी वाले आइटम्स होंगे जिसमें कि ज़्यादा खतरा होता है उसमें मिनिमम सुपरविजन जेई का होगा। तो लिफ्टिंग और लोअरिंग एक सामान्य केस नहीं है, मेंटेनेंस में जो थोड़े बहुत लिफ्टिंग करते हैं उसकी बात नहीं की जा रही है। यहाँ लिफ्टिंग और लोअरिंग का मतलब है कि रेगुलर लिफ्टिंग और लोअरिंग की बात की जा रही है, तो ऐसे में मिनिमम जो लेवल होगा वो जेई का होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट ऑफ ट्रॉली रिफ्यूजी शैल नॉट एक्सीड। इसमें कोई लोकेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम सभी नियमों को देखते हुए अगर हम एक कह सकते हैं कि सबसे अधिकतम जो ट्रॉली डिस्टेंस हो सकता है वो 1 किलोमीटर पर हो सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिस्टेंस पीसेस टू प्लेटफॉर्म लाइन शैल बी फिक्स्ड एट एन इंटरवल ऑफ। प्लेटफॉर्म लाइन पर जो दूरी के टुकड़े लगाए जाते हैं वो 30-30 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। ये बहुत ही वेल फेमस क्वेश्चन है। द सर्विस लाइफ इन टर्म्स ऑफ टोटल GMT ऑफ ट्रैफिक कैरिड आउट बाय 60 kg रेल्स। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी RGM रूट और नॉन RGM रूट की चर्चा नहीं की गई है, और चूंकि यह रैंकर कोटा का सवाल है इसलिए उनसे सवाल सामान्य तरीके से पूछा गया होगा, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं की गई होगी, यानी हम ऐसा मान के चलें कि यह नॉन RGM रूट वाला सवाल ही है। तो इस ढंग से सर्विस लाइफ ऑफ टोटल GMT जो 60 kg का होगा तो वहाँ पर 800 GMT मानी गई होगी। अगर यह RGM रूट पर अगर इसको लिया जाएगा तो इसका जवाब ऑप्शन सी भी सही हो सकता है। तो अगर आपको अपोज करना है तो इस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, परंतु ये जो क्वेश्चन है रैंकर कोटा के लिए है, इसे हम सामान्य सवाल समझते हुए 800 GMT को इसमें सही मान लेते हैं। ट्रॉलीज इन ऑल द केसेस शैल बी मैन्ड बाई। तो ट्रॉली को कम से कम 4 आदमियों के द्वारा मैंड किया जाना चाहिए, इससे कम मैंड नहीं किया जाना चाहिए। ऑन डाउन ग्रेडियंट स्टीपर देन पुशिंग इज नॉट अलाउड। आप मैनुअल में इसमें देखेंगे तो इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि 1/100 से जो अगर स्टीपेस्ट ग्रेडियंट होगा तो वहाँ पुशिंग परमिटेड नहीं है, तो 19 का ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एट ऑल लेवल क्रॉसिंग द गेट पोस्ट शैल बी फिक्स्ड। तो गेट पोस्ट जो हमेशा लगाया जाता है वो रोड के पैरेलल में परपेंडिकुलर में लगाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परपेंडिकुलर टू द रोड। क्वेश्चन नंबर 21, द लेवल क्रॉसिंग शुड नॉट फॉल विद इन द। तो लेवल क्रॉसिंग को इनमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं कि ब्रीदिंग लेंथ ऑफ LWR में हमें लेवल क्रॉसिंग को नहीं डालना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पेट्रोलमैन शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड 10 किलोमीटर इन अ डे। तो एक दिन में हम किसी भी पेट्रोलमैन को अधिकतम 20 किलोमीटर से ज़्यादा रन नहीं कराना चाहिए, तो इसका जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो फिश प्लेटेड ज्वाइंट शुड बी लोकेटेड ऑन द गर्डर और विदिन 10 मीटर फ्रॉम द अबटमेंट। तो कोई भी फिश प्लेटेड ज्वाइंट जो है वो गर्डर से और तकरीबन 6 मीटर की दूरी तक में नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ ROB और FOBs, द गार्ड रेल शैल बी प्रोवाइडेड ऑन द ट्रैक एडजेसेंट टू अ कॉलम पियर और अबटमेंट विच इज लोकेटेड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ट्रैक। यानी कि ROB और FOB के मामले में अगर गार्ड रेल को किसी कॉलम पियर अबटमेंट के निकटतम ट्रैक से कितनी दूरी पर होने पर, उसे हमें ट्रैक सेंटर से कितनी दूरी पर स्थित हो तो गार्ड रेल हमको लगाना पड़ेगा, एंड दैट इज यहाँ पर 8 मीटर। द ट्रैफिक कैन बी अलाउड ओनली आफ्टर 10 मिनट्स हैव इलेप्स्ड आफ्टर वेल्डिंग ऑफ ज्वाइंट्स। वेल्डिंग ऑफ ज्वाइंट से यहाँ पर तात्पर्य होता है कि जब हम जो वेल्डिंग मटेरियल्स जो होते हैं पोरिंग करते हैं, जो वेल्डिंग पोर्शन होता है पिघलने के बाद उसे जब पोरिंग किया जाता है तो पोरिंग करने के 30 मिनट्स के बाद ही किसी भी ट्रैफिक को पास करने का अलाउ दिया जाता है, तो यहाँ इसका जवाब हो जाएगा 30 मिनट्स। द ACJ शैल नॉट बी लोकेटेड ऑन। तो ACJ कहाँ नहीं लोकेट किए जाना चाहिए, तो ACJ ट्रांजिशन पोर्शन में नहीं डाला जाना चाहिए, ACJ को ट्रांजिशन पोर्शन में अलाउड नहीं है। अब यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर्कुलर में है कि नहीं, तो आपको पता होगा कि ट्रांजिशन पोर्शन में सिर्फ नहीं डालना है, बाकी ACJ हम
कई गोलाइयों तक में भी प्रोवाइड किया जा सकता है। नॉर्मली 0.5 डिग्री तक की गोलाई में प्रोवाइड किया जाता है, फिर 2 डिग्री तक की गोलाई में कुछ एसएजे प्रोवाइड किया जाता है, फिर 4 डिग्री तक की गोल में भी एसएजे प्रोवाइड किया जाता है। The regular track maintenance in LWR, CWR can be confined to hour when the rail temperature is between TD plus dash degree Celsius and TD minus 30 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं डाली हुई है कि वाइडर स्लीपर का है या किसका है। अब चूंकि ये रैंकर कोटा का सवाल है तो हम ऐसा मान के चल लेते हैं कि ये सवाल बिल्कुल ही सीधा साधा सवाल होगा, इसलिए हम इसमें जो जवाब डालेंगे कि TD प्लस 10 डिग्री से TD माइनस 30 डिग्री के बीच में यह मेंटेनेंस का ऑपरेशन हो सकता है। अगर इस सवाल में अगर हमने ये मान लिया कि ये जो रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस वाला है ये वाइडर स्लीपर पर है, तब इसका जवाब हो जाएगा TD प्लस 15 डिग्री से लेकर के TD माइनस 30 डिग्री तक। पर इसमें इसमें कोई भी ऑप्शन TD प्लस 15 डिग्री का नहीं है, तो इसे सामान्य सवाल हम मानते हुए TD प्लस 10 डिग्री सेल्सियस से TD माइनस 30 डिग्री सेल्सियस तक को ही सही जवाब मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में चलें। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीएस? यूटीएस का फुल फॉर्म होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है इसकी ऑप्शन बी में क्लैरिटी दी हुई है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द हाईएस्ट स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑन द इंडियन रेलवे? तो इंडियन रेलवे पर अधिकतम गति की जो ट्रेनें हैं वो चल सकती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक, और ट्रेन भी हाईएस्ट स्पीड में 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलाई जा सकती है। करेंटली में गतिमान एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस आगरा डिवीजन में ही 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलाई गई थी। प्रश्न संख्या 30। मैक्सिमम हाइट एबव रेल लेवल और हाई पैसेंजर प्लेटफॉर्म। तो हाई पैसेंजर प्लेटफॉर्म पर जो मैक्सिमम हाइट है वो 840 है, ऐसी होती है 760 mm से 840 mm तक, तो मैक्सिमम हाइट हो गई 840 में। ओवरऑल लेंथ ऑफ ए फैनसेप्ट 1/12 टर्न आउट। फैनसेप्ट टर्न आउट में जो 1/12 का रहता है उसकी ओवरऑल लेंथ यानी एसआर जैसे लेके हील ऑफ क्रॉसिंग तक कुल कितनी होती है, और वह होती है 39975 मिलीमीटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीजीआई? तो टीजीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? टीजीआई का फुल फॉर्म होता है ट्रैक ज्योमेट्री इंडेक्स। अभी इसके साथ में एक नया वर्ड भी डेवलप हुआ है जो टीआरसी के रिजल्ट में होता है, दैट इज टीजीआई, ट्रैक क्वालिटी इंडेक्स। पर यहाँ पर सवाल में टीजीआई पूछा हुआ है तो ट्रैक ज्योमेट्री इंडेक्स। पॉइंट एंड क्रॉसिंग इज लेड एट कैंट ऑफ। तो कोई भी पॉइंट एंड क्रॉसिंग में स्लीपर जो होते हैं वो किसी भी उसमें कोई भी कैंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, अर्थात उसमें जीरो कैंट रहता है। मिनिमम चेकरेल एट लेवल क्रॉसिंग। तो चेकरेल पर लेवल क्रॉसिंग पर जो चेकरेल का जो गैप रहता है वो 51 से लेकर 57 तक होता है। यहाँ मिनिमम पूछा गया है तो यहाँ पर जवाब होगा 51 mm। क्वेश्चन नंबर 35 है कि हाउ मेनी स्लीपर्स आर देयर इन ए फैनसेप्ट 1/12 टर्न आउट। तो 1/12 टर्न आउट में कुल 96 स्लीपर्स होते हैं, जिनमें कि 5 अप्रोच के स्लीपर जोड़े जाते हैं और 8 एग्जिट के स्लीपर जोड़े जाते हैं, तो 83 प्लस 13 हो जाता है, तो वो होता है 96 स्लीपर्स। क्वेश्चन नंबर 36। मिनिमम बिंग रेल क्लियरेंस अपोजिंग नोज ऑफ क्रॉसिंग ऑन फैनसेप्ट। फैनसेप्ट टर्नआउट की यहाँ पर बात की गई है, तो फैनसेप्ट टर्नआउट का मतलब हो गया कि स्लीपर जो होगा यहाँ पर वह कंक्रीट स्लीपर होगा, यानी पीएससी टर्नआउट होगा। तो पीएससी टर्नआउट में 41 to 45 होता है, तो मिनिमम हो गया 41 mm। क्वेश्चन नंबर 37 में देखें, परमिसिबल बियर ऑफ बेफ एंड फुट ऑफ ए रेल ड्यू टू कोरिजन। तो कोरोजन के कारण रेल और बेफ फुट में मैक्सिमम परमिसिबल बियर जो अलाउड है वो 1.5 mm का है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सर्विस लाइफ इन टर्म्स ऑफ टोटल जीएमटी कैरिड आउट बाय 52 kg 90 यूटीएस। तो 52 kg 90 यूटीएस में जो मैक्सिमम लाइफ उसकी दी गई है एंड दैट इज 525 जीएमटी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 39। What is the speed restriction in KMPH on a deep screening site done by BCM and tapped by machine followed by DGS? तो जब डीप स्क्रीनिंग साइट को BCM के द्वारा चलाया जाता है, टैंपिंग उसके साथ रहती है और उसके पीछे पीछे DGS भी चलाया जाता है, तो उसमें शुरुआती जो स्पीड डाली जाती है वो जाती है 40 kmph पर। इसके अलावा बाकी जो भी डीप स्क्रीनिंग होती है, मैनुअल डीप स्क्रीनिंग जो होती है उसमें 20 kmph पर स्टार्ट की जाती है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम कैंट एंड गेज इन इंडिया इज अबाउट।
तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा पुराना लग रहा है, तो अगर हम इसमें अप्रोच करके अगर देखें तो मैक्सिमम कैंट पहले में 165 mm था, अभी 185 हो गया है, उसको डिवाइडेड करें 1676 mm से, तो वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1/10 के आसपास आएगा। तो इसमें अगर हम जो जवाब अगर चारों में से अगर चुनना ही है तो हम इसे ऑप्शन सी इसमें से हम चुनेंगे, क्योंकि यही सबसे नजदीकी जवाब होगा। व्हाट इज द वेट पर मीटर लेंथ ऑफ 52 kg रेल? 52 kg रेल का 1 मीटर का वजन क्या होता है? तो 52 kg रेल में 1 मीटर का जो वजन होता है वो 52 kg से थोड़ा कम होता है, और वो होती है 51.89 kg। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएमटी? जीएमटी का पूरा नाम क्या है? तो अगर एक्सपेंड करें तो जी फॉर ग्रॉस, एम फॉर मिलियन और टी फॉर टन। सो 42 का जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट डू यू मीन बाय बीजी? बीजी का मतलब होता है ब्रॉड गेज, तो इसका जवाब हो जाएगा ब्रॉड गेज। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इन द ब्रॉड गेज? जब स्टैंडर्ड लाइंस की बात की जाती है, स्टैंडर्ड डिस्टेंस की बात की जाती है ब्रॉड में, तो स्टैंडर्ड डिस्टेंस 1676 ही बोली जाती है ब्रॉड गेज की। जब आपसे स्पेशली किसी पीएससी ट्रैक की बात की जाएगी तब जाकर के आप वहां पर 1673 बताएंगे, बाकी स्टैंडर्ड गेज अगर ब्रॉड गेज की पूछी जा रही है तो 1676 ही बताई जाएगी, और यह आप एसओडी के फ्रंट पेज पर ही आप देख पाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन द इंडियन रेलवे? तो इंडियन रेलवे में कुल 4 जोन हैं, 1, 2, 3, 4, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी 4। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी क्यू आर एस यूज फॉर द ट्रैक रिन्यूअल वर्क्स? तो पी क्यू आर एस, जो इसमें पी जो है वो एक कंपनी का नाम है, तो वो हो जाएगा प्लेसर क्विक रिलेइंग सिस्टम। तो प्लेसर कंपनी बनाती है, उसी से उसका नाम है प्लेसर क्विक रिलेइंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 47, मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व ऑन ब्रॉड गेज। कुछ भी इसमें कंडीशन नहीं डाला हुआ है, ना LWR ना डाला रहा कुछ डाला हुआ है, तो इसमें हमें मिनिमम कर देंगे हम 175 मीटर। मैक्सिमम में होती है, इसे अगर डिग्री में अगर इसी को पूछा जाए तो उसमें पूछा जाता है कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व ऑन ब्रॉड गेज, तो वो 10 डिग्री होती है। क्वेश्चन नंबर 48, क्लियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनर फेस ऑफ द टू रेल। अगर दोनों रेलों के अंदर के गेज फेस के बीच का डिस्टेंस अगर मापें तो उसे हम मापते हैं गेज ऑफ द ट्रैक के। क्वेश्चन नंबर 49, M+7 स्लीपर डेंसिटी, हाउ मेनी स्लीपर्स आर देयर इन ए किलोमीटर ट्रैक? M+7 का मतलब हो गया कि 13 मीटर की रेल में 7 और 13 मीटर के रेल में 13+7 यानी 20 स्लीपर डाले जाएंगे। तो 1000 में 13 से भाग दे दीजिए, उसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपको जवाब आएगा 1540 स्लीपर डेंसिटी के बराबर में। तो इसका M+7 है जो इक्विवेलेंट है 1540 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द विड्थ ऑफ हेड ऑफ 52 kg रेल? बिल्कुल कॉमन सवाल है, इसका जवाब होगा 67 mm। इन इंडियन रेलवेज हाउ मेनी गेज ऑफ ट्रैक हैज बीन अडॉप्टेड? भारतीय रेल में कितने प्रकार के गेज अडॉप्ट किए गए? अब इसमें कुछ लोग इसका जवाब 3 मानते हैं और कुछ इसका जवाब 4 समझ रहे हैं। बेसिकली क्या, इंडियन रेलवे में 3 प्रकार के गेज डिफाइन किए गए हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। नैरो गेज में 2 प्रकार के गेज जरूर अवेलेबल हैं, पर यहाँ पर मैंने पूछा कि यह सामान्य तरीके का सवाल है, तो सामान्य आदमी गेज के बारे में जब आपसे बात करेगा, कोई भी सामान्य रेलवे मैन, तो उससे पूछा कितने टाइप के गेज होते हैं, तो उसका नाम अगर उसे बताने होगा आप कहें तो वो क्या बताएगा? ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी मोर सुटेबल है देन ऑप्शन डी। व्हाट डू यू मीन बाय आरडीएसओ? आरडीएसओ में इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि उसका जवाब होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। व्हाट इज द हाईएस्ट पोस्ट इन द रेलवे? अगर रेलवे में पद की बात की जाए तो मिनिस्टर के नीचे जो सबसे बड़ा पद होता है वो होता है चेयरमैन रेलवे बोर्ड। तो रेलवे का सबसे बड़ा अधिकारी अगर माना जाएगा तो चेयरमैन रेलवे बोर्ड भी माना जाएगा, क्योंकि जनरल मैनेजर जोन का चीफ होता है, चीफ इंजीनियर इंजीनियरिंग विभाग का चीफ होता है अगर यहाँ से प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर को अगर माने, और डीआरएम डिवीजन का चीफ होता है। तो चेयरमैन रेलवे बोर्ड रेलवे की हाईएस्ट पोस्ट हो गई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएमएस यूज्ड इन द ट्रैक रिकॉर्डिंग? ओएमएस का मतलब होता है ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। सो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, मिनिमम डेप्थ ऑफ अ स्पेस ऑफ फॉर व्हील फ्लैंज फॉर्म रेल लेवल इन बीजी इज डैश एम एम। अगर आपने लेवल क्रॉसिंग पढ़ा होगा तो इस पर स्पेशली याद कराया जाता है कि गेज जो जो गैप रहेगा वो 51 से 57 रहेगा, और वहाँ पर जो डेप्थ रहेगी वो मिनिमम 38 mm रहेगी। तो यहाँ पर आपका जवाब हो गया 38 mm। ओडीसी, ओडीसी का मतलब होता है ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट इसमें कहीं भी सही जवाब हमें देखने को नहीं मिल रहा है, पर हिंदी में इसका जवाब सही है कि अधिक आयाम वाली खेप यानी अधिक आयाम वाली कंसाइनमेंट। तो
यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ा सा है, कंफ्यूजन के यहाँ डायमेंशनल होना चाहिए था, पर हिंदी और अंग्रेजी अगर दोनों को अगर हम मिला लें तो उस कंडीशन में ऑप्शन बी को हम सही जवाब मान सकते हैं। टिल्टिंग ऑफ रेल इज डन एट ए स्लोप ऑफ, रेलों की जो टिल्टिंग होती है वो कितना होता है? तो जो स्लीपर नॉर्मल स्लीपर बनाए जाते हैं 1/20 पर होते हैं, तो रेलें भी 1/20 पर टिल्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट डू यू मीन बाई LWR? बिल्कुल सिंपल सवाल है, LWR का मतलब है लॉन्ग वेल्डेड रेल। व्हाट डू यू मीन बाई 60 kg? जब भी किसी रेल का नोमेनक्लेचर दिया जाता है तो वो हमेशा 60 kg या 52 kg जो भी है उसका 1 kg की लंबाई, 1 मीटर की लंबाई के बराबर में होता है, तो इसका हो जाएगा वेट ऑफ रेल इन 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर हम 60 की ओर चले। वर्टिकल वियर परमिसिबल फॉर 60 kg 90 UTS। तो वर्टिकल वियर 60 kg का होता है 13 mm और 52 kg का होता है 8 mm। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा 60 kg के लिए 13 mm। क्वेश्चन नंबर 61, व्हेन फ्लैंज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हील लीड्स ट्रीड कॉन्ट्रैक्ट देन इट इज कॉल्ड। तो अगर इसे इस कंडीशन में इस डिविजन्स आर इन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में कुल कितने डिवीजन है? तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में डिवीजन की संख्या कुल 3 है। वेयर इज हेड क्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर प्रयागराज है। ये बिल्कुल जीके जैसा सवाल है, अगर उस डिवीजन में काम करते हैं तो आपको ये पता होगा अपने जोन के बारे में। मिनिमम परमिसिबल वर्टिकल वियर ऑन नोज ऑफ 52 kg CMS क्रॉसिंग ऑन राजधानी रोड। यहाँ पर देखिए मिनिमम परमिसिबल वर्टिकल दिया हुआ है। एक्चुअली में यहाँ पर सवाल थोड़ा सा सुनने में कंफ्यूजिंग लगता है, पर सीएमएस क्रॉसिंग का जो बियर है वो राजधानी रूट पर अधिकतम 8 mm, माने 8 mm पर इसे रिकंडीशनिंग कर देनी चाहिए। वैसे तो किसी रूट पर मैक्सिमम जो बियर अलाउड है वो 10 mm तक का है, परंतु राजधानी रूट पर किसी भी क्रॉसिंग को 8 mm के बाद उसे रिकंडीशनिंग कर देना है। चूंकि यहाँ मिनिमम दिया हुआ है तो हम उसे 8 mm, क्योंकि 8 mm तो रिकंडीशनिंग कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर इस सवाल को थोड़ा कंक्लूड करते हुए हम 8 mm इसका सही जवाब मान सकते हैं। नॉर्मल फिश प्लेट लेंथ, नॉर्मल फिश प्लेट का जो लेंथ होता है वो कितना होता है? वो होता है 610 mm का। क्वेश्चन नंबर 67, द डाया ऑफ होल ऑफ फिश प्लेट, फिश प्लेट के अंदर जो होल बना हो रहता है उसका डायमीटर कितना होता है? तो उसका डायमीटर होता है 27 mm। द डाया ऑफ नॉर्मल फिश बोल्ट, जो नॉर्मल फिश बोल्ट जो फिश प्लेट में लगाते हैं उसका डाया कितना होता है? तो उसका डाया होता है 25 mm। 1 मीटर लॉन्ग फिश प्लेट में कितने होल होते हैं? तो नॉर्मल फिश प्लेट होल में 4 होते हैं और 1 मीटर में 2 और बढ़ जाता है, दोनों तरफ 3-3 रहता है, तो कुल मिलाकर के 6 हो जाते हैं। रेल ड्रिलिंग मशीन इज यूज टू ड्रिल होल इन, जब रेल ड्रिलिंग मशीन से रेलों में ड्रिल किया जाता है तो हम उसे कहाँ पर ड्रिल करते हैं? तो उसे करते हैं रेल के वेव में। नंबर ऑफ प्रिविलेज पासेज इशू टू अ रेगुलर एम्प्लॉय इन 1 ईयर। यहाँ पर सवाल है कि एक साल में कितने पास दिए जाते हैं। यहाँ पर ये क्लैरिटी नहीं दी गई है कि उसकी नौकरी के कितने साल हुए हैं, 1 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा मान करके चल रहे हैं कि एक सामान्य सवाल पूछा गया है कि एक साल में किसी कर्मचारी को कुल कितने पास दिए जाते हैं, तो कुल पास उसे दिए जाते हैं, ऐसा हम मानते हुए इसे अधिकतम वाला 3 साल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें साल की संख्या दी हुई नहीं है। पैटर्निटी लीव इज अलाउड, पैटर्निटी लीव 15 दिन दिए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर पेनाल्टी, सेंसियर भी माइनर पेनाल्टी है, प्रमोशन का विदहोल्ड एक स्पेशल पीरियड तक भी एक माइनर पेनाल्टी है, और उसके पेमेंट से कुछ रिकवरी की जानी है किसी लॉस के कारण से, नहीं उसके गलती के कारण से, तो ये भी एक माइनर पेनाल्टी है। अर्थात इसमें तीनों के तीनों इसमें माइनर पेनाल्टी है। इसका मतलब है इसका ऑप्शन जो होगा नन ऑफ द एबव। 75 में अगर चलें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ज्वाइनिंग टाइम ऑप्शन। तो करेक्ट ज्वाइनिंग टाइम ऑप्शन में अगर देखें तो आपको ये अगर आपने पढ़ा होगा तो जैसे याद होगा कि 1,000 किलोमीटर या उससे कम होगा तो 10 दिन की ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है, 1,000 से बढ़ गया तो 12 दिन का दिया जाता है, और मोर देन अगर 2,000 हो जाएगा तो 15 दिन तक का दिया जाएगा, और अगर वो फ्लाइट से अगर मूवमेंट करते हैं तो 2,000 से ज़्यादा वाले में भी 12 दिन का दिया जाएगा। तो इस प्रकार सारे ऑप्शन जो इसमें हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ज्वाइनिंग, तो सारे के सारे सही हैं, तो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, इन इंडिया फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड, फर्स्ट ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। रिसेंटली ओपेंड हाईएस्ट रेल ब्रिज इज कॉल्ड, बहुत ही फेमस सवाल था कि चेनाब पर जो बनाया गया ब्रिज है
उसे सबसे हाईएस्ट ब्रिज की संख्या दी गई है और वो एफिल टावर से भी ऊंचा है। इज द जोनल चीफ ऑफ द टीएमसी ऑर्गेनाइजेशन। टीएमसी ऑर्गेनाइजेशन का जोन में मुखिया कौन होता है? तो वो होते हैं चीफ इंजीनियर टीएमसी। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में क्या चीज, कौन सा इंजन बनाया जाता है? तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में इलेक्ट्रिकल इंजन बनाया जाता है और अब वो इंटरनेशनल रैंक का भी हो गया है। विच कंपनी इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। तो एचपी के कंप्यूटर्स भी आपने देखे होंगे, एप्पल के भी कंप्यूटर देखे होंगे, डेल के भी अपने कंप्यूटर देखे होंगे। गोदरेज के कंप्यूटर अभी तक हमने मार्केट में नहीं देखे हैं, तो गोदरेज कंप्यूटर नहीं बनाती है। सॉफ्टवेयर यूज्ड इन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर डाले हुए रहते हैं, इन चारों में से कौन है? तो डोर नहीं है, सोफा नहीं है, कपबोर्ड नहीं है, विंडोज है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है उसको माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ उसे विंडोज कहा जाता है। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर। फर्स्ट कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया था। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एक्सेसरी ऑफ द कंप्यूटर। तो एक्सेसरी मतलब कंप्यूटर में जो सामान अटैच करते हैं एक्सटर्नल तरीके से, वो सभी एक्सेसरी कहलाते हैं। तो माउस, जैसे कि आप कर्सर को मूव कराते हैं, सिलेक्शन करते हैं, वो माउस होता है। कीबोर्ड जिससे डेटा इनपुट किया जाता है। वेबकैम जैसे फोटो की आसपास की जो फोटोज है वो ली जा सकती है, यानी कि हम जो बात करते हैं इस समय हमारे फोटोग्राफ्स के साथ बात कर सकते हैं, यानी वीडियो के रूप में बात कर सकते हैं। तो उसके स्क्रू ड्राइवर ये जो है ये कोई एक्सेसरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86, द स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ पीवे मटेरियल कंडक्टेड वंस इन। तो प्रत्येक साल ये कंडक्ट किए जाता है, अतः इसका जवाब हमारे पास हो गया कि वंस इन ए ईयर। क्वेश्चन नंबर 87, स्टॉक इंडेंट इज प्रिपेयर्ड इन। तो स्टॉक इंडेंट जो प्रिपेयर होता है वो 6 कॉपियों में स्टॉक इंडेंट प्रिपेयर होता है। विद इन हाउ मेनी डेज कंपनसेटरी ऑफ कैन बी सैंक्शन। तो कंपनसेटरी ऑफ को 1 महीने के अंदर में स्वीकार कर लेना चाहिए, अदरवाइज इसके बाद अगर इस स्वीकार करने की सीमा सिर्फ जीएम के पास होती है, यानी कि 1 महीने के बाद अगर कंपनसेटरी रेस्ट किसी को चाहिए, कंपनसेटरी ऑफ छुट्टी अगर देनी पड़ेगी तो उसके लिए जीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हमेशा सामान्य सवाल समझते हुए कि इसे 30 दिन के अंदर में दे देना चाहिए। द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल, इसका नाम ही है रेलवे सर्वेंट DAR 1968। तो इसका जवाब होगा 89 का ई। आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल, एम्प्लॉयज आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। तो रोजगार नियम के अनुसार से जो सबसे एक होती है एक्सक्लूडेड कैटेगरी, एक होती है इंटेंसिव कैटेगरी, एक होती है सी कैटेगरी कंटिन्यूस कैटेगरी, और एक होती है EI कैटेगरी। तो इस प्रकार से हमें कुल 4 प्रकार के कैटेगरी हमको देखने को मिलते हैं। इंटेंसिव, कंटिन्यूअस, EI एंड एक्सक्लूडेड कैटेगरी। तो कुल 4, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ द आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटेंसिव कैटेगरी इन वीक। तो इसका जवाब होगा कि 45 आवर्स। 92, वीकली रेस्ट ऑफ इसेंशियल इंटरमिटेंट वर्कर्स, जो EI में काम करते हैं, तो उसे कम से कम कितने घंटे का रेस्ट मिलना आवश्यक है? तो उसे कम से कम 24 घंटे की लगातार साप्ताहिक छुट्टी उसे मिलनी चाहिए। 93, रफ असेसमेंट जॉब एनालिसिस इज कंडक्टेड फॉर। तो रफ एनालिसिस जो जॉब एनालिसिस जो की जाती है वह कुल 24 घंटे के लिए, यहाँ पर रफ एनालिसिस की बात की गई है, तो रफ एनालिसिस जो की जाती है वो 24 घंटे की जाती है। क्वेश्चन नंबर 94, विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर प्लेसिंग रेलवे अंडर सस्पेंशन। तो सबसे पहला जो SF1 होता है वही सस्पेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि SF2 जो है वो प्रायर डेट से सस्पेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, SF5 मेजर पेनाल्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और SF11 माइनर पेनाल्टी के लिए जो फॉर्म जो चार्जशीट दी जाती है, मेजर चार्जशीट के लिए SF5, माइनर चार्जशीट के लिए SF11 और SF2 प्रीवियस डेट से सस्पेंशन करने के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा SF1। क्वेश्चन नंबर 95 है, अपील शैल बी इंटरटेन्ड अनलेस प्रेफर्ड विद इन द। यानी कि जब भी किसी कर्मचारी को चार्जशीट दी जाती है तो अपील करने की सीमा उसके लिए 45 दिन की होती है। अगर 45 दिन से अगर बाहर निकल गया तो उसके अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। तो व्हाट इज पास एज पर रेलवे सर्वेंट पास रूल। तो पास रूल में पास का क्या मतलब? तो पास क्या है वास्तव में? पास एक प्रिविलेज है, ये कोई अथॉरिटी नहीं है। आप पास लेके ट्रेन में सफर नहीं कर सकते, और ऐसा भी नहीं है कि आप इसको ले करके आप निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस पर एक टिकट बनाना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो बिल्कुल सही जवाब है, उपयुक्त जवाब है, वो पास क्या है? प्रिविलेज है। अगर हमको इन तीनों में से सही ऑप्शन चुनना होगा तो पास इज ए प्रिविलेज सबसे बेटर ऑप्शन है। 97 में चले, अटेंडेंट ऑफ पास होल्डर। तो जो भी अटेंडेंट रहता है उसे जब भी आप अटेंडेंट के तौर पर काम करवा रहे होते हैं तो
उसे पूरा वेतन दे करके आप उसे काम करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप टेम्पररी में कोई अंशकालिक तौर पर 2 घंटे के लिए आपने रख लिया, 8 घंटे के लिए रख लिया, ऐसा नहीं। उसे उसे पूरे दिन का वेतन उसे देना पड़ता है। तो इसे पूर्णकालिक वेतनभोगी नौकर जो होता है उसे ही अटेंडेंट के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें रिश्तेदारों को अलाउड नहीं है। नौकर का मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं है कि सिर्फ नौकर ही बनाया जाएगा। नौकर के अलावा आप किसी को भी अगर आप ले जा रहे हैं और उसे अगर फुल वेतन देते हैं तो पूर्णकालिक वेतनभोगी नौकर बन जाता है। तो यहाँ पर जवाब हो गया फुल टाइम पेड सर्वेंट। क्वेश्चन नंबर 98, एन एम्प्लॉय कैन बी टेकन अप फॉर ब्रिंगिंग आउटसाइड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन सर्विस मैटर इन टर्म्स ऑफ। तो कौन से नियम के तहत में किसी भी एम्प्लॉय को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बाहर से नहीं लगाया जाना चाहिए, नहीं तो वो सर्विस कंडक्ट रूल के अंतर्गत पेनाल्टी का जिम्मेदार हो सकता है। तो इसके लिए जो जवाब होगा रूल नंबर 20। रूल 31 ए जो कनेक्टेड है, रूल 13 जो है वो गिफ्ट से कनेक्टेड है, पर रूल 31 ए डॉरी से कनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 100, इरेगुलरिटी फॉर यूज ऑफ पासेज में बी कॉन्टेंट बाय। तो इसका जवाब हो जाएगा कि इसे जीएम के अलावा ऐसे केसेस के लिए जो बहुत ही मेजर केसेज होते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए अधिकारी जो होता है वो जीएम होता है। अब चलें हिंदी के सवालों की ओर। 10 सवाल हिंदी के होते हैं, काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इन सवालों पर विशेष ध्यान जाना चाहिए। ये आपको टेक्निकल सवालों में अगर आपको सवाल कम आते हैं तो आप उसमें बच सकते हैं इन सवालों का जवाब अगर आप जानते हैं तो हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में हिंदी का प्रावधान किया गया है। तो हिंदी का प्रावधान जो है वह, ये जो बात कही गई 343 में की गई है, भाग 17 के 343 में। ये सभी अनुच्छेद जो दिए हुए हैं इसमें हिंदी के संबंध में बात की गई है। 343 से 351 भाग 17 का है, 120 भी है जो कि संसद की भाषा के बारे में बात करता है, 210 में है जो विधानसभा के बारे में बात करता है। पर हिंदी के प्रावधान संबंधित जो जनरली बात की जाती है वो 343 में की जाती है। भाग एक क्वेश्चन नंबर 102 में देखें, भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। तो शुरुआत में 18 थी, बाद में अभी 22 हो गई है। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं, तो कुल मिलाकर के 30 सदस्य हो जाते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया था। तो राजभाषा संकल्प 1968 में पारित किया गया था। राजभाषा संकल्प ये जो हमारे पास है राजभाषा संकल्प की बात कर रहे हैं, 1968 में पारित किया गया था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। लगभग सभी परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान है। तो राजभाषा आयोग के गठन के संबंध में जो प्रावधान दिया गया है वो धारा 344 में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास का प्रावधान है। तो भाग 17 में जब पढ़ेंगे 343 से 351 की ओर जब जाएंगे तो सबसे लास्ट में जो 351 दिया गया है उसमें इस बात को बताया गया है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए जो प्रावधान दिए गए हैं। तो राजभाषा नियम कब पारित हुए। तो राजभाषा नियम 1976, वैसे फेमस ही नाम है, तो राजभाषा नियम 1976 में पारित हुए। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी भाषा की लिपि है। तो लिपि के बारे में ये भी बहुत फेमस सवाल है कि भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। नागालैंड की राजभाषा क्या है, ये आज का आखिरी सवाल है, 110वां नंबर। तो राजभाषा जो नागालैंड की है वो है अंग्रेजी। इस प्रकार हमने कुल 110 सवाल हमने सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको बेहतर लगे होंगे। जो क्लैरिफिकेशन दिए हैं, जिन लॉजिक पर इन सवालों के जवाब हमने चुने हैं वो भी हमने डिस्कशन के दौरान में आपसे बात किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।